हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लिखना, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में 15 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखा गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। तो पहला फैक्ट लिखना यही, वर्तमान में 15 जातियों को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति इनको एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या बोलते हैं? एसटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। सबसे पहला फैक्ट, अनुसूचित जनजाति या एसटी बोलते किसको हैं? ठीक है ना। जो क्या होते हैं, जिनके पास अपनी जाति और रहने की दोनों की क्या होती है, जहां पर उनका निश्चित एक आवास नहीं होता, मतलब वो खाना बदोशी जीवन जीते हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब्स में रखते हैं। ठीक है ना। और अनुसूचित जाति में जो इतिहास में जिनको छुआछूत, भेदभाव, ठीक है ना, ये सभी का सामना करना पड़ा था, तब उनको अनुसूचित जाति में रखते हैं, एससी में, शेड्यूल्ड कास्ट में। और अनुसूचित जनजाति मतलब जिनके पास परमानेंट आवास की सुविधा न हो, तो उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं। तो वर्तमान में कितनी उत्तर प्रदेश में? वर्तमान में 15। ये पहला फैक्ट याद रखना, 15 जातियों को किसमें रखा गया है? अनुसूचित जनजाति में, उत्तर प्रदेश में। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है इसी में कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो संख्या है एसटी की 11,34,273। तो लिखना 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल आबादी या कुल जनसंख्या कितनी है इनकी? कुल जनसंख्या, ठीक है, तो वो है 11,34,273। ठीक है ना। 11,34,273। तो ये कुल क्या है? जनसंख्या। इस टाइप से लिखोगे 11 लाख तो और अच्छा याद होता। ठीक है ना। याद करने की अच्छी टेक्निक है, 34,273। ठीक है। तो ये, और यहीं पर पूछा जाएगा ये यूपी की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या का 0.6%। एक्यूरेट अगर पूछा तो 0.57% है, लगभग में इतना, एक्यूरेट 0.57%। ठीक है। तो पहला फैक्ट कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं? तो 0.6%। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। देखो, भारत में जो एसटी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है कुल जनसंख्या का 8.6। तो नोट करके लिख लेना, ये भारत के संबंध में नोट करके, भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है ना। इतनी परसेंट आबादी, और इसमें से 8.6 में से 1.09 उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जिसमें से ये भारत के संबंध में, जिसमें से 1.09%
कि कहां पर निवास करते हैं? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये वाला आंकड़ा हमने भारत के संबंध में देखा कि भारत में एसटी का कुल प्रतिशत कितना है? 8.6%। उस 8.6 में से 1.09% किस में है? उत्तर प्रदेश में। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले याद रखने जहां पर किसकी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है और 3 ऐसे जिले जहां पर न्यूनतम है। तो क्षेत्रफल के आधार पर ये लिखना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो ये किसके आधार पर हम देख रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपको याद रखना है जिला नंबर 1 सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी लोग निवास करते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा जिला आपको याद रखना बलिया, सोनभद्र के बाद बलिया में, और बलिया के बाद देवरिया। बहुत आसान है, सोनभद्र, बलिया और देवरिया तीनों ही पूर्वी जिले हैं, जिनमें बलिया सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। अभी हम किससे बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसमें नंबर 1 बागपत। बागपत में सबसे कम निवास करते हैं एसटी लोग। नंबर 2 पर कन्नौज, इत्रनगरी, ठीक है। और नंबर 3 पर है आपका बदायूं। तो ये 3 जिलों में सबसे कम एसटी लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो अब हमने अभी किसके आधार पर बात करी? क्षेत्रफल के आधार पर। अगर पूछा जाए प्रतिशत के आधार पर सबसे कम प्रतिशत किसमें है, ठीक है ना, सबसे कम, सबसे अधिक लिख लेना पहले, सबसे अधिक किसके हिसाब से? प्रतिशत। तो भी आंसर आप एक लाइन में दोगे सोनभद्र, ठीक है ना। तो सोनभद्र में जनसंख्या इसके हिसाब से सबसे अधिक है, सोनभद्र, ठीक है। न्यूनतम किसके आधार पर? न्यूनतम पूछें और प्रतिशत के आधार पर, तो भी आंसर क्या दोगे? बागपत ही। आंसर क्या रहेगा? बागपत। तो ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखना है, क्षेत्रफल के हिसाब से अलग और जनसंख्या के हिसाब से अलग। एक नोट पॉइंट करके लिखना कि 2 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां एसटी मिलते ही नहीं है, ठीक है ना, 0%, अयोध्या और जालौन। तो लिखना अयोध्या, यानी फैजाबाद जो था इसका नाम, अयोध्या एवं जालौन में क्या नहीं है? एक भी एसटी नहीं है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। यहां पर अनुसूचित जनजाति वाला कोई नहीं है। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा? ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसमें हमें याद करना है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 15 जातियों को एसटी में रखा गया, ठीक है। कुल आबादी 11,34,273 और कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश की? का 0.6%, या मोटे तौर पर देखें तो 0.6 है और वैसे एक्यूरेट 0.57%। 2011 के आंकड़े। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6 क्या है? एसटी है, जिनमें से 1.0% कहां पर? उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले अगर पूछे जाए 3, तो आपको आंसर देना है क्षेत्रफल के हिसाब से सोनभद्र में सबसे अधिक है बलिया और देवरिया, सबसे कम बागपत, कन्नौज और बदायूं, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक सोनभद्र में और न्यूनतम बागपत में। अयोध्या व जालौन ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी एसटी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी फैक्चुअल नॉलेज थी, इसको नोट करें। फिर हम कुछ प्रमुख जो जनजातियां हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें।
आर्टिकल 342 में, ये भी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में आता है 342 में एसटी को परिभाषित किया गया, ठीक है ना। और किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी जाति को किसमें निर्दिष्ट करता है, एसटी में, ठीक है ना। तो अब लिखना पहली गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, ऐसे लिख सकते हो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ठीक है ना, सबसे बड़ा जनजाति समूह है। देखो अगर ऑप्शन में थारू और गोंड दोनों हो तो आप गोंड को प्राथमिकता दोगे, अगर गोंड ऑप्शन में नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो फिर थारू को टिक करेना, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, गोंड, ठीक है ना। अगर गोंड ऑप्शन में ना हो तो फिर आंसर दोगे थारू, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ उपजातियां हैं, ठीक है ना, कुछ गोंड के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट लिखना, इसके अंतर्गत धुरिया, नायक, ओझा, धुरिया, नायक, ओझा और पथारी या पठारी और राजगोंड, ठीक है ना। प्रमुख उपजातियां शामिल हैं, प्रमुख उपजातियां, ये इसकी उपजातियां हैं, जाति के अंतर्गत भी उपजातियां शामिल हैं, ठीक है ना। तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, ये किसके अंतर्गत शामिल है, ये गोंड जनजाति के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको याद करना है, इनमें ओझा जो है, ओझा इसको गोदने वाली जनजाति भी बोला जाता, टैटू, ठीक है ना, जो हाथ पे गोदते हैं, जैसे कुछ लोग धार्मिक सिंबल जैसे ओम गुदवा लेते हैं, तो ये जनजाति फेमस है, तो यहीं पे नोट करके लिखना, ओझा जनजाति, ओझा को गोदना या टैटू, गोदने वाली जनजाति कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। फिर हम इसमें देखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो मोटे तौर पर देखें तो ये पूर्वांचल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो निवास स्थान कहां है इनका, निवास स्थान, ठीक है ना। तो ये इनका निवास स्थान है पूर्वांचल, पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश, या इसको पूर्वांचल बोल सकते हो। और कुछ जिले याद कर लेना, जैसे कि कुशीनगर, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर आदि, ठीक है ना। तो ये पूर्वांचल की क्या है, प्रमुख जनजातीय गोंड, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, अगली जो जनजाति नंबर 2 देखेंगे हम, थारू, ठीक है। थारू के बारे में पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर किसी कारणवश गोंड ऑप्शन में नहीं दिया है तो सबसे बड़ी जनजाति फिर थारू को माना जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट थारू के बारे में याद रखना है, जो इनका निवास है,
निवास। कहां किस क्षेत्र में रहती है थारू जनजाति? तो ये ध्यान देना, जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, ठीक है ना, ये तराई क्षेत्र, यहां पर ये, क्योंकि तराई वो क्षेत्र है जहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियां दोबारा दिखाई दे सकती हैं मैदानी भाग में। तो ये तराई क्षेत्र में जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है ना, आदि जिलों में निवास करती हैं, ठीक है ना। यानी उत्तरी भाग में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो तराई क्षेत्र है, तो लिखना निवास स्थान तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। जिसमें कौन कौन से जिले लिख सकते हो? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और ये पीलीभीत में भी मिल जाती हैं, पीलीभीत, बहराइच, बहराइच, और आपका इसी में आ जाएगा सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, ये तराई क्षेत्र वाले जिले, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आदि, महाराजगंज, ठीक है ना, आदि। तो इन जिलों में ये कौन सी थारू जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना है इसमें थारू वाले में कि ये किरात वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? किरात वंश से। और हिंदू धर्म फॉलो करती है, हिंदू धर्म, ठीक है ना, हिंदू धर्म को फॉलो करती है और महादेव यानी शिव की पूजा करती है, ठीक है ना। तो महादेव, शिव की पूजा करते हैं, ठीक है ना। और अपने नाम से पहले नारायण भी लगाना पसंद करते हैं ये लोग, अपने नाम से पहले, नाम से पहले, सॉरी नाम के बाद में, जो गोत्र टाइप में लगाते हैं, नाम के बाद नारायण लगाते हैं, नारायण लगाते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग, ठीक है। थारू जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थारू जनजाति के लोग दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं। उस दिन ये दिए तो जलाते हैं परंतु अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ठीक है ना। तो अगला फैक्ट जो इनके बारे में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करें, फिर हम अभी थारू की और प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले नोट करें इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको सब याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी हम कौन से के बारे में पढ़ रहे हैं? थारू की विशेषता, थारू जनजाति की, ठीक है ना। तो थारू के बारे में और जो पॉइंट याद रखने हैं कि इनमें आज भी संयुक्त परिवार प्रथा, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है ना। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा, सिंगल फैमिली नहीं है, ठीक है ना, एकल फैमिली में नहीं रहते, जॉइंट फैमिली में एक साथ रहते हैं, दादा दादी, ताऊ चाचा सभी सब मिलकर एक ही फैमिली में रहते हैं, संयुक्त प्रथा प्रचलित है, ठीक है ना। समाज क्या है? मातृ सत्तात्मक है, यानी माताएं घर की हेड होती हैं, मुखिया। तो अगला पॉइंट याद रखना, समाज मातृ सत्तात्मक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, किसके बारे में? थारू जनजाति के बारे में। देखो थारू जनजाति के लोग जो होते हैं ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, ठीक है ना। मंगोल मतलब जैसे जबड़ा थोड़ा निकला हुआ, नाक चपटी, माथा चौड़ा, ठीक है ना, सिर बड़ा, कद छोटा। तो लिखना अगला पॉइंट, थारू जनजाति के लोग मंगोल प्रजाति
मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। मंगोलों के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें कद छोटा, नाक चपटी और माथा चौड़ा और सिर थोड़ा बड़ा, हल्का सा स्किन का कलर पीला होता है, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट याद नहीं रखने, बस देख लेना इनको, कद छोटा, ये बस ये याद रखना कि मंगोल प्रजाति से संबंधित है, ठीक है ना। मेन पॉइंट क्या है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है थारू जनजाति के लोग, ठीक है। मंगोल, इसके थारू के बारे में अगला ध्यान रखना है। देखो, थारू जनजाति के लोगों में विवाह की एक पद्धति बदला विवाह प्रचलित है, ठीक है ना। बदला विवाह मतलब क्या होता है कि अगर एक परिवार से कन्या का विवाह दूसरे परिवार में हुआ है तो वर परिवार की एक कन्या का विवाह भी पहले वाले परिवार की कन्या के किसी लड़के के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि दो सिस्टर लो, ठीक है ना, अपनी बहन दो और दूसरे की बहन लो, ये वाला सिस्टम, ये क्या है, बदला विवाह। तो लिखना बदला विवाह इसको बोला जाता, ठीक है ना, प्रचलित है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि इस जनजाति में विधवा विवाह भी क्या है, अलाउ है, ठीक है ना। विधवा विवाह, अगर कोई महिला का पति मर गया तो उसका भी पुनर्विवाह करा जाएगा, तो विधवा विवाह प्रचलित है, और जब विधवा का विवाह होता है तो जो उस समय जो दावत होती है, ठीक है ना, जो उस समय खाना होता है उसको बोलते हैं लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज। तो पूछे लठ भरवा भोज क्या है, तो विधवा विवाह में दिया जाने वाला खाना या दावत, ठीक है ना, उस भोजन को क्या बोलते हैं, लठ भरवा भोज, ठीक है। लठ भरवा भोज, ये शब्द भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। देखो, इनके खाने को भी अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है ना। जैसे इनके जो शाम का खाना होता है उसको बेरी बोलते हैं, ठीक है ना। इतना डिटेल से आता नहीं है, ठीक है, तो आप इतना इसमें याद कर लेना। अब देखो, ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए एक बैंक बनाया गया जिसको पहला जनजातीय बैंक बोला जाता, ठीक है ना। एक थारू जनजाति के लिए संग्रहालय खोला गया, म्यूजियम, तो इनको भी लिख लेना। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लेना भोजन, जैसे नाश्ता या सुबह के भोजन को, नाश्ते को क्या बोलते हैं ये लोग, ब्रेकफास्ट को कलेवा, याद कर लेना इनको। और जो लंच होता है इनका, दोपहर का भोजन, लंच, उसको मिजनी बोलते हैं ये लोग, क्या बोलते हैं, मिजनी, ठीक है। और जो शाम का खाना होता है, डिनर, शाम का खाना या रात का खाना, उसको क्या बोलते हैं, डिनर या स्नैक्स लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं ये बेरी, क्या बोलते हैं, बेरी। तो ये पॉइंट किसके बारे में याद रखना है आपको, थारू जनजाति के बारे में। यहीं पर नोट करके लिखना, पहले इसको नोट डाउन करें फिर लिखवाते हैं, नोट करें। अभी हम कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं, थारू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखना, थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय खोला, तो थारू जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में, कहां पर, लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है,
खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है ताकि ये पढ़े लिखें, ठीक है ना, थारू जनजाति के लोग। तो स्पेशल इनके लिए है लिखना। अगला नोट करके पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय बैंक, या इसको थारू बैंक भी बोल सकते हो आप। थारू बैंक पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बहराइच। कहां पर? बहराइच, ठीक है ना। अगला लिखना, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय, ये करंट से भी जुड़ जाएगा। जनजातीय संग्रहालय, म्यूजियम। तो म्यूजियम कहां खोला गया है? बलरामपुर में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, किससे संबंधित है? ये करंट से भी संबंधित है और थारू जनजाति से संबंधित है। इसको थारू संग्रहालय भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? थारू संग्रहालय, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? एक नाम, थारू संग्रहालय। अगला जो जनजाति, अब हम किसके बारे में पढ़े? गोंड और थारू। नंबर 3 लिखना, बुक्सा या भोक्सा। बुक्सा या भोक्सा, ठीक है ना। बुक्सा या भोक्सा। तो इसका पहले लिखना कहां पर मिलती है ये? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में। तो बिजनौर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर, ठीक है। तो ये भी याद रखना। दूसरा याद रखना, विलियम क्रूक ने बुक्सा जनजाति के लोगों को राजपूत जनजाति से, राजपूत वंश से जोड़ा। तो विलियम क्रूक, ये अंग्रेज हैं, विलियम क्रूक बुक्सा जनजाति के लोगों को राजपूत वंश का मानते हैं, ठीक है ना। कौन से वंश का? राजपूत वंश का। देखो थारू के बारे में कोई लिख लेना क्वेश्चन, जो मुख्य क्या है इनका भोजन, वो चावल ही है। मोस्टली इनका क्या रहेगा जनजातियों का? चावल, मांस, ठीक है ना। और एक ये चावल से बनी दारू पीते हैं, मदिरा, जड़ा, जिसका नाम दिया गया जड़ा। तो मुख्य भोजन भी नोट कर सकते हो थारू के बारे में। तो विलियम क्रूक ने किसको राजपूत वंश का माना है? तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति को, जो बिजनौर में पाई जाती है। ध्यान देना इनके बारे में, अगले जो पॉइंट याद रखना, इनमें विवाह जो होता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? एक अनुबंधित समझौता टाइप होता है कि कोई भी कभी भी अलग हो सकता। तो इनमें विवाह एक प्रकार का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई कभी भी अलग हो सकता, कोई यानी पति पत्नी में से कोई कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना बुक्सा के। महिलाएं ऊंचा जूड़ा बांधती हैं, जिसको इढ़ी कहा जाता है, इढ़ी या इढ़ी। तो याद रखना, महिलाएं, इसलिए तो राजपूत वंश जो है, जैसे राजपूत महिलाएं बांधती हैं। तो महिलाएं सिर पर इढ़ी या इसको ऊंचा जूड़ा धारण करती हैं, ठीक है ना।
धारण करती हैं। और इसमें जो याद रखना है कि काशीपुर की जो चामुंडा देवी है वो इनकी सबसे बड़ी देवी है। काशीपुर, ठीक है, काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी है। आश्रम वेब सीरीज में नहीं, काशीपुर वाले बाबा की, तो वही काशीपुर याद रखना, चामुंडा देवी, ठीक है ना, इनकी सबसे बड़ी देवी है। तो ये याद रखना बुक्सा या बोक्सा, बोक्सा जनजाति के बारे में, इसको नोट करें, फिर अगली जनजाति पढ़ेंगे। ये देखो यहां से सवाल आ जाते हैं तो इनको अच्छे से याद करना है, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी फैक्ट हैं जो जनजातियों से बन सकते हैं। नेक्स्ट लिखना नंबर 4, माहीगीर, माहीगीर, ठीक है ना, माहीगीर। देखो माहीगीर से संबंधित जितने फैक्ट बनेंगे वो मैं से ही चालू होंगे, ठीक है। नंबर 1 फैक्ट, मुस्लिम धर्म को मानते हैं यानी इस्लाम को मानते हैं। दूसरा पॉइंट कि इनका उल्लेख महाभारत में भी है, कहां पर, महाभारत में भी। और ये मछली पकड़ना इनका प्रमुख व्यवसाय है, यानी ये मछुआरे हैं, परंतु अब स्वयं को मछुआरा कहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखना, पहले इनकी भी उपस्थिति बिजनौर के नजीजाबाद क्षेत्र में, नजीजाबाद क्षेत्र में, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, बिजनौर के नजीजाबाद क्षेत्र में मुस्लिम धर्म अर्थात इस्लाम को मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, ठीक है ना। कौन सी जनजाति कौन से धर्म को फॉलो करती है, इस्लाम को, तो माहीगीर। कोई कठिन नहीं है, सब फैक्ट इससे मैं से ही चालू होंगे। दूसरा, महाभारत में भी उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख, कौन सी जनजाति का उल्लेख कहां पर है, महाभारत में, तो माहीगीर। और मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है, अर्थात क्या है ये, मछुआरे, ठीक है ना। परंतु स्वयं को मछुआरा कहलाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना, स्वयं को मछुआरा कहलाना पसंद नहीं करते, ये भी याद रख लेना बात, ठीक है। तो लिख लेना, चाहे स्वयं को मछुआरा कहलाना पसंद नहीं करते, ठीक है। मुख्य भोजन वही चावल मछली, मुख्य भोजन चावल और मछली, ठीक है ना। ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, माहीगीर के बारे में। अगली जो जनजाति जिसको आप हमको पढ़ना है वो याद रखना नंबर 5, खरवार या कहीं कहीं खैरवार, भी आपको लिखे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इनका स्थान, ठीक है ना, स्थान कहां पर है, देखो ये सोनभद्र मिर्जापुर में, बलिया देवरिया, ठीक है ना। मुख्य रूप से कहां पर, सोनभद्र मिर्जापुर यानी पूर्वी यूपी में ये भी, ठीक है। देवरिया बलिया आदि जिलों में, ठीक है ना, ये जनजाति निवास करती है। देखो इनको खैरवार नाम आया क्योंकि ये कत्था बनाती है, खैर जो पान में लगता है, ठीक है ना। तो काम क्या है इनका, कत्था या खैर बनाती हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति खैर या कत्था बनाती है, कत्था बनाती है।
इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? खैरवार, खैरवार कहा जाता है। ये नामकरण यहीं से आया, कत्था से, खैर से, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना, ये कर्मा लोक नृत्य का आयोजन करते हैं फसल इस त्योहार में, कर्मा त्योहार में ये क्या काम करते हैं कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो फसल संबंधी है कर्मा त्योहार, कर्मा त्योहार मनाते हैं, कर्मा त्योहार मनाते हैं, ठीक है, जिसमें प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ये जो है जनजाति वाले लोग, ये तंत्र मंत्र में, जादू टोना, भूत पिशाच, इनमें जो क्या विश्वास करते हैं, महिलाएं निपुण होती है तंत्र मंत्र में। तो महिलाएं तंत्र मंत्र, जादू टोना की विद्या में क्या होती है? निपुण होती है, ठीक है ना, निपुण होती है। तो ये किसके बारे में था? खरवार या कहरवार, खैरवार के बारे में। नोट करें इनको। एक जनजाति आपको याद रखनी है, जौनसारी, जौनसारी नंबर 6, जौनसारी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इसके दो विशेषताओं को याद रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं जौनसारी के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, याद रखना कि ये दुर्गा पूजा करती है, दुर्गा पूजा, ठीक है ना, दुर्गा पूजा। और दूसरा, इसके बारे में जो फैक्ट याद रखना है, दुर्गा की पूजा करती हैं। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजाति जिसमें बहुविवाह प्रथा प्रचलन में है, ठीक है ना, जैसे बहुत एक से अधिक पत्नियों से, मतलब एक से अधिक महिलाओं से शादी करनी है, नहीं बहुपत्नित्व या बहुपतित्व, ठीक है ना। तो बहुविवाह पूछा हुआ सवाल है यूपीपीएससी में, प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। ये जनजाति देखो यूपी और उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिलती है ये, यूपी और उत्तराखंड, यूपी व उत्तराखंड। जैसे थारू भी, थारू जनजाति बिहार और यूके, उत्तराखंड में मिलती है और यूपी में तो है ही है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो जौनसारी के बाद एक जनजाति, अब मोस्टली हम जनजातियों के नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 7 एक याद रखना, सहरिया, सहरिया बहुत पूछी जाती है, सहरिया भी ललितपुर में है। कहां पर है? ललितपुर, ललितपुर। तो ये भी आप याद रखना, सहरिया, ठीक है। एक याद रखना नंबर 8 चेरो, चेरो अगर पूछी जाए चेरो कहां पर होती है, जनजाति चेरो उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र और वाराणसी, सोनभद्र और वाराणसी, सोनभद्र व वाराणसी, वाराणसी। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 9 आपको याद रखनी है पंखा पनीका, ठीक है ना, पंखा पनीका। तो ये कहां पर निवास करती है? सोनभद्र मिर्जापुर में, मिर्जापुर,
ठीक है, सोनभद्र व मिर्जापुर। देखो अब मैं इनको एक ही उसमें लिखे देता हूं, जो जनजातियां कहां पाई जाती हैं, सोनभद्र में। तो सोनभद्र में याद रखना पहाड़िया, पहाड़िया सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। इसी में याद रखना अगरिया, देखो सहरिया ललितपुर में, अगरिया सोनभद्र में है, ठीक है ना। भुइया, ठीक है ना, भुइया, या कहीं कहीं इसको भुइया भी बोल देते हैं, ठीक है। बैका, बैका, ठीक है। और बैका के बाद याद रखना बैका, ये बैका बैगा, और पथारी या पतरी या पथारी। तो ये सभी जनजातियां कहां पर निवास करती हैं, तो ये निवास करती हैं सोनभद्र में, ठीक है ना। इसी में याद रखना भोटिया, राज, ये भी कहां के, उत्तर प्रदेश की जनजाति हैं, उत्तर प्रदेश में। तो ये प्रमुख जनजाति थी, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो वो जनजातियों की एक उपजाति है, कौन सी, उसका नाम है वनरावत। तो लिख लेना, हेडिंग लिखना वनरावत, वनरावत उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति, जनजाति, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। वनरावत उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति। एक याद रखना उल्टहा, 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 उल्टवा मतलब ये थारू की एक उपजाति है, थारू की उपजाति, ठीक है ना। तो इन सभी फैक्टों को आप किसमें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों वाले टॉपिक में कवर करना, ठीक है ना। इनको याद करना। देखो 5-6 के बारे में तो हमने थोड़ी डिटेल से चर्चा करी, फिर जौनसारी, शहरिया, इनके नाम देखो, शहरिया बहुत पूछी हुई है एग्जाम में, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस सेट देखोगे, शहरिया बहुत पूछी जाती है, ध्यान देना। इन सभी को आप बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। और एग्जाम में हो सके आपका 1 नंबर जिसका हो जाएगा, यूपी स्पेशल में पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद।